नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश टेफकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से मणिपुर तक, हमारे संविधान ने सबको एक सम्मान, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार का हक दिया है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या कुछ नेता और कुछ लोग इसमें सिलेक्टिव सोच की गंदी मिलावट कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि कुछ लोगों को एक मुद्दे पर तो मानवाधिकारों का हनन दिखता है, लेकिन वैसी ही घटना किसी दूसरी जगह पर हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि यह सिलेक्टिव अप्रोच लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद चौतरफा सियासी संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री की सिलेक्टिव सोच सिलेक्टिव हो गई है, तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि लखीमपुर पर तीखे तेवर दिखाने वाले राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव जी राजस्थान में हुई लिंचिंग पर खामोश है। वहां पर दलितों को पीट पीट के मारा जा रहा है। और उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष में है, इसलिए लखीमपुर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर चाहे तो वो राजस्थान चले जाएं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है क्या वाकई ये सिलेक्टिव सोच लोकतंत्र के लिए घातक है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सिलेक्टिव सोच लोकतंत्र पर चोट। आज आर पार में हम इसकी बात भी करेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे। के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि हाल ही में दो शर्मनाक घटनाएं घटी। लखीमपुर में हिंसा का नंगा नाच हुआ और राजस्थान में एक दलित की बर्बरता से जान ले ली गई। लेकिन कई लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इन दोनों घटनाओं पर सियासी लकीर खींच दी। हम भी आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पे कि बड़े सिलेक्टिवली बोलते हैं। क्यों नहीं बोले हाथरस पे, क्यों नहीं बोले कठुआ पे, क्यों नहीं बोले लखीमपुर खीरी पर? अब क्यों बोल रहे हैं? आखिर क्यों? इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं, किसी ने ट्वीट भी नहीं किया। वो ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते? अरे वो तो उनकी सरकार है, वहाँ पर तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की सत्ता पर ये सरकारें हैं। हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, जेपी नड्डा जी को आना चाहिए। देखिए जाके हनुमानगढ़ में क्या होगा। और सिर्फ हनुमानगढ़ की ही घटना नहीं है, राजस्थान के ही जालौर में दलित युवक को बेरहमी से पीटा गया, मुर्गा बनाकर अपमानित किया गया। बीकानेर में कांग्रेस के एक नेता की खुलेआम बेरहमी से पिटाई की गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा की घटना पर भी विपक्ष खामोश है। तो सवाल है कि क्या वोट की खेती के लिए लखीमपुर में सियासी जमीन तैयार की जा रही है? क्योंकि प्रियंका गांधी आज भी लखीमपुर में है, किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हुई।
लेकिन राजस्थान या छत्तीसगढ़ पर सियासी सन्नाटा छाया हुआ है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सिलेक्टिव सोच लोकतंत्र पर चोट। और अब वक्त है विश्लेषण का, लेकिन आज विश्लेषण के 5 बिंदु तो होंगे ही, लेकिन आज विश्लेषण के कुछ मैं आपको लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा। पहला मैं आपको बताना चाहता हूं सिलेक्टिव सियासत का विश्लेषण क्या है। लखीमपुर में सियासी जमावड़ा, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर खामोशी संदेहास्पद, कश्मीर में टारगेट किलिंग की भी निंदा और चिंता करना बेहद जरूरी है। जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है, हिंदुओं और सिखों को खोज खोज के मारा गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबके मानवाधिकार समान है। दलित मुस्लिम की हत्या अगर बीजेपी राज्य में हो तो चुप्पी, गैर बीजेपी राज्य में हो तो चुप्पी छा जाती है। अगर ये कोई राज्य जहां बीजेपी शासित नहीं है वहां अगर ये हत्या हो तो बहुत शोर मचता है, लेकिन अगर ये गैर बीजेपी राज्य है तो चुप्पी छा जाती है। वोट के लिए सिलेक्टिव सियासी दांव पेच खेला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। इस देश के अंदर कहा जाता है कि अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके पुत्र ने गलती करी, वो इस समय गिरफ्तार है, उसकी रिमांड कब मांगी गई। लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए यानी कांग्रेस, एनसीपी और सेना की सरकार है, पूर्व गृह मंत्री फरार है, नदारत है, अनिल देशमुख, सबकी बोलती बंद है। पॉइंट यह है, एक तरफ कहा जाता है कि शाहरुख खान के बेटे पे इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो खान है, लेकिन क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा इसलिए उसको बचाया, उसको उस पर कार्रवाई हो रही है। जनाब, अगर कोई ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, बाकी कोर्ट निर्णय करेंगे, जो कोर्ट का काम है। लेकिन दूसरी तरफ अजय मिश्रा टेनी के बेटे को आप गिरफ्तार कर लीजिए, बिना शख्स के गिरफ्तार कर लीजिए, वो गिरफ्तार है इस समय। अगर बच्चों के हिसाब से कार्रवाई ना हो, वो शाहरुख खान का बच्चा है, वो अजय मिश्रा टेनी का बच्चा है, तो फिर तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये बड़े भारी है। और यही डबल स्टैंडर्ड इस देश की राजनीति में सक्रिय है। मेरे साथ बात करने के लिए पहले मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, मेघवाल साहब। मेघवाल साहब, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। अर्जुन राम मेघवाल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरे राज्य के अंदर, वो कांग्रेस का राज्य है, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सरकार है, और अगर आपत्ति है बीजेपी को तो प्रधानमंत्री मोदी जी जाए, गृह मंत्री अमित शाह जी जाए, जेपी नड्डा भी जाए, जो नेता हनुमानगढ़ आना चाहता है आ जाए। इन सब की घिग्गी बन जाती है जब हनुमानगढ़ आने की बात होती है। हम तो तैयार हैं कि कोई भी आए, अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत साहब मेरे ख्याल में झूठ बोल रहे हैं। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल श्री गंगानगर गए और किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ा और बुरी तरह से पीटा, फिर भी अशोक गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह जगदीश मेघवाल का केस है, हनुमानगढ़ जिले से पीलीबंगा से आता है, और उसमें जबरदस्ती प्रेम प्रसंग फंसा करके और जिस तरह से उन्होंने हत्या की और जिस तरह से हत्या करके घर के बाहर छोड़ के आए, अशोक गहलोत साहब ने एक शब्द की भी सांत्वना प्रकट नहीं की और किसी भी तरह की जो एक सहायता राशि, इसमें ऐसे मानव जिस अधिकार की बात करने वाले अशोक गहलोत यूपी में मानव अधिकार की बात करते हैं और कहीं और हो जाता है बीजेपी शासित राज्य में तो मानव अधिकार की बात करते हैं, यहां पीलीबंगा में मानव अधिकार की क्या बात हो गई। और जब हमारे कैलाश मेघवाल जो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उस समय मानव अधिकार की बात कहां हो गई। ये डबल स्टैंडर्ड है अशोक गहलोत साहब का, ये डबल स्टैंडर्ड है, आपने सही कहा, ये अशोक गहलोत साहब का डबल स्टैंडर्ड है। मेघवाल साहब वो कह रहे हैं कि लखीमपुर में छुपाया जा रहा था। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं लखीमपुर में छुपाया जा रहा था, हनुमानगढ़ में कुछ भी नहीं छुपाया गया, कार्रवाई होगी, तुरंत त्वरित कार्रवाई हुई। सिलेक्टिव सोच बीजेपी वालों की है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि सिलेक्टिव सोच प्रधानमंत्री की है। अरे वो उन्होंने खुद ही वीडियो बनाया। अरे साहस तो देखिए हत्यारों का, हनुमानगढ़ में खुद ही वीडियो बनाया, लाश को घर के बाहर छोड़ गए, क्या कार्रवाई हुई। ये कोई वो तो खुद ही घर के बाहर ही लाश को छोड़ गए थे। आपने किस तरह की हिदायत दी, किस तरह की पीड़ित परिवार की सहायता की, यह महत्वपूर्ण है।
एक शब्द भी सांत्वना का नहीं बोला। यह महत्वपूर्ण है। दलित अत्याचारों में राजस्थान 1 नंबर हो गया पूरे देश में। शर्म आनी चाहिए अशोक गहलोत साहब को। लेकिन आप घेर क्यों नहीं पा रहे हैं? आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? आप क्यों नहीं गए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मंत्री जी, आप क्यों नहीं गए? देखिए, कल हमारे अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। आज हमारे पार्टी की ओर से जो तय होते हैं, जिसमें मदन दिलावर जी आज गए हैं जी, मैं भी जाऊंगा, लेकिन अशोक गहलोत साहब समझ लें इस तरह से। हाँ, मदन दिलावर जी विधायक हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। ये समझ लें अशोक गहलोत साहब, ये दलितों पे अत्याचार जो आपकी सरकार में हो रहा है, सरकार आपको माफ नहीं करेगी। ये जनता आपको माफ नहीं करेगी सरकार को। ये सोच ले अशोक गहलोत साहब। ऐसा नहीं है कि ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री ने बोला कि कुछ लोग बड़े सिलेक्टिवली काम करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम की, अगर किसी मुस्लिम युवक की या फिर किसी की लिंचिंग हो जाए बीजेपी शासित राज्य में तो बड़ी हाय तौबा मच जाती है। देखिए, गलत है किसी की भी लिंचिंग हो, हिंदू की हो मुसलमान की हो। मेरा तो कहना है लिंचिंग का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, जैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लिंचिंग का काहे धर्म और जाति हो जाती है फिर। लेकिन ऐसे ही अगर किसी गैर भाजपा राज्य में हो जाता है तो बीजेपी की कमजोरी है, वो इसको विषय नहीं बना पाती। विपक्ष की मजबूती है, वो इसको विषय बना लेती है, चौतरफा दबाव बना लेती है। आप मुझे बताइए, ये कमजोरी तो आपके शासन की हुई, आपकी केंद्र सरकार की हुई, आपकी भारतीय जनता पार्टी की हुई। अमित जी जी, अमित जी, हमने लगातार जहां भी हमारे दलितों पे अत्याचार हुआ, चाहे अलवर हुआ, थानागाजी हुआ, चाहे हमारे जालोर में हुआ, चाहे हमारे सीकर में हुआ, हर समय गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, हर समय हमने आवाज उठाई। राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया, अशोक गहलोत साहब को भी कहा, लेकिन उनके और आंदोलन भी किए। अशोक गहलोत साहब के जू नहीं रेंगती है और इनके मंत्री सपोर्ट में आ जाते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, और वो जो हिंसक आंदोलन करने वालों के, इनके मंत्री सपोर्ट में आ जाते हैं। अशोक गहलोत साहब के इस समय शासन में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए हैं, महिलाओं पे भी बढ़ गए हैं। कोई कंट्रोल नहीं है अशोक गहलोत साहब का शासन में। अभी आप खुद कह रहे हैं मंत्री जी कि कांग्रेस जहां पर हिंसा कर रही है या फिर उनके शासित राज्यों में जहां हिंसा हो रही है, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बचाव में आ जाते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को भी बचा ले रहे हैं, वो इसको आपके विरुद्ध मुद्दा भी बना ले रहे हैं। आप नहीं कर पा रहे, ये पॉलिटिकल कमजोरी आपकी मानी जाएगी या चालाकी कांग्रेस की मानी जाएगी? देखिए अमित जी, हम लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत भी है, आंदोलन किए भी हैं, गिरफ्तारियां भी दी है, कोई कमजोरी नहीं है। आज मैं कह रहा हूं मदन दिलावर जी गए हनुमानगढ़, और कल हमारा अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन खुद हैं विजय सांपला जी, वो जा रहे हैं। पार्टी कल या परसों हमारे लिए या एक मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल को भी तय करेगी लगातार। लेकिन अशोक गहलोत साहब कानून व्यवस्था के मामले में एकदम फेल हैं और गृह मंत्री भी नहीं बना पाए अब तक। 3 साल होने जा रहे हैं, खुद ही गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का काम दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, गृह मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए कानून व्यवस्था चौपट हो गई। 18 महीनों से तो वो घर के 8 सिविल लाइन्स में थे, बाहर ही नहीं निकले। अब एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं दिल की गहराई के साथ। वो सवाल ये है कि चलिए राजस्थान में जो हो रहा है वो आपके समक्ष है, उस पर हम बात भी कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर हिंदुओं और सिखों को खोज खोज के मारा गया है, आईडी कार्ड देखे गए हैं, जेबों से आईडी कार्ड निकाले गए हैं, उसके बाद उनको मारा गया है हिंदुओं और सिखों को। और इस देश के अंदर, इस देश की विडंबना है ये, मैं कहना चाहता हूं, इस देश की विडंबना है मंत्री जी कि एक कैंडल मार्च नहीं निकला दिल्ली के इंडिया गेट के पास। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहे कि कश्मीर के अंदर हो रहा है सिलेक्टिविज्म। तो ये है ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, सही कह रहे हैं अमित जी, तो ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस आरोप लगाती है कि 370 आपने हटाया, कश्मीर अब आपके कंट्रोल में है, फिर क्यों मर रहे हैं हिंदू और सिख? प्रियंका गांधी मौन व्रत करती है, और जो राजस्थान में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये जो सेलेक्टिव जो ये राजनीति चल रही है या सेलेक्टिव बयानबाजी चलती है, ये ठीक नहीं है देश के लिए। आप एकदम ठीक कह रहे थे, लखीमपुर में हुआ उसकी निंदा हमने भी की, हमने भी कहा, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां जाते हैं,
लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है उसमें एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसमें एक शब्द नहीं बोलते हैं। पर जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन सवाल आप पे भी उठा, नुकसान करेगी, कांग्रेस को भी बहुत नुकसान करने वाली है। चलिए मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर में जो हुआ उस पर आप पे भी सवाल खड़ा होता है क्योंकि शासन आपका है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में ये जो आपने सवाल खड़ा किया, ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जहां भी हो, किसी का भी शासन हो जी, मानव अधिकार एक जैसे होने चाहिए। ये सेलेक्टिव अप्रोच ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेघवाल साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए, हर बात को रखा, और निश्चित तौर पर अर्जुन राम मेघवाल का कहना है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ आर पार में इस समय एक्सक्लूसिव थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला इस कार्यक्रम के अंदर, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि आखिरकार ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ये घातक है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं, तस्लीम रहमानी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तस्लीम रहमानी आपका रुख करता हूं। जो आज प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और कुछ देर पहले जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? सिलेक्टिव अप्रोच आपको सूट करती है, पॉलिटिकली भी, इंटेलेक्चुअली भी? ने आज बड़ी खुशी हुई कि पिछले 7 साल से जो हम कह रहे थे, जो जुमले, जो जबान, जो लहजा हम इख्तियार कर रहे थे सिलेक्टिव अप्रोच के खिलाफ, आज वजीर आजम के अंदर भी वो दर्द जागा है। और हैरत है, मुझे शायद मुमकिन है कि मैं सही हूं कि लखीमपुर में जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है उसके बाद उनके अंदर शायद ये दर्द जागा है। ये दर्द उनका उस दिन भी जागना चाहिए था जब असम के अंदर एक लाश के ऊपर एक दरिंदा कूद रहा था और सारी दुनिया उसे देख के चिल्ला रही थी कि यह हैवानियत है और इस हैवानियत की मुखालफत होनी चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चिल्ला रहा था, यूएन चिल्ला रहा था, ओआईसी चिल्ला रहा था, दुनिया का मीडिया चिल्ला रहा था, देश के अंदर सब लोग चिल्ला रहे थे, मगर वजीर आजम अगर नहीं बोला तो कोई वजीर आजम हमारे देश का वजीर दाखिला नहीं बोला। उस दिन भी बोलना चाहिए था। हम इसी सिलेक्टिविटी की मुखालफत करते हैं। हम राजस्थान में जिस हमारे भाई की, दलित भाई के साथ जो निर्मम उसकी हत्या की गई, हमने उसकी भी उतनी ही शिद्दत से मुखालफत की है जिस हैवानियत की मुखालफत हमने असम में की थी। हमारी अप्रोच सिलेक्टिव नहीं है। हम क्राइम को क्राइम समझते हैं, गैर इंसानी हरकत को गैर इंसानी समझते हैं, लेकिन उस पर जब राजनीति की जाती है तो मेरा मानना यह है कि इस पर राजनीति करने वाला कोई भी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई दल हो, वो भी उन्हीं दरिंदों के साथ खड़े हुए हैं जो दरिंदे। लेकिन आपको प्रसन्नता इस बात की है कि बीजेपी बैकफुट पे है। वैसे ही दरिंदा मानता हूं जी, आपको प्रसन्नता इस बात की कि बीजेपी बैकफुट पे है। ठीक है, अब गौरव भाटिया का जवाब सुन लेते हैं। लखीमपुर में सीधे सीधे एक केंद्रीय मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है। और आप देखिए नॉन सिलेक्टिविटी, जिन लोगों ने 4 आदमियों को रौंद डाला, जो मुआवजा उनको मिला वही मुआवजा उनको भी मिला जो रौंदने वालों में शरीक थे, जो मुजरिमों के कतार में खड़े हुए थे उनको भी मिला। ये नॉन सिलेक्टिविटी है। हाँ, मतलब आपकी नजर के अंदर यही सिलेक्टिविज्म है सर, ये नॉन सिलेक्टिविटी नहीं है, यही सिलेक्टिविज्म है जिसके अंदर जो 3 किसान वहां मारे गए, जो हिंसा में 3 किसान मारे गए, वो गलत है, लेकिन जो बाकी 4-5 लोग मारे गए वो सही है। मतलब आप कह रहे हैं लिंचिंग कोई अपराध नहीं है, उनको मार देना चाहिए था। देश में संविधान का राज नहीं है, उनको मार देना चाहिए था, उनको घसीट के मार देना चाहिए था, चौराहे पे फांसी दे देते वो लोग। आप तो वही कह रहे हैं जो राकेश टिकैत कह रहे हैं। मैंने कहा कि एक्शन का रिएक्शन हो जाता है और फिर दूसरी तरफ से एक्शन का रिएक्शन होगा तो फिर क्या कहिएगा? मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। कश्मीर में हिंदू और सिखों को मार दिया गया, एक्शन हो गया, रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा फिर? अरे कश्मीर में मुसलमानों को भी इन्होंने ही मारा है जिन्होंने हिंदू और सिखों को मारा है। ठीक है, मैं आऊंगा उस विषय के ऊपर, मैं उस विषय के ऊपर आऊंगा। अभी आपने जस्टिफाई करा, मेघवाल साहब, मिस्टर रहमानी, यू जस्ट नाउ जस्टिफाइड इट। आपने बोला कि दुख की बात है, आपने बोला दुख की बात है कि उनको भी इतना मुआवजा चला गया, क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उस ड्राइवर के बच्चे नहीं थे जिसको लिंच करके मारा गया? बयान बता रहा है कि वो पॉलिटिकली कितने आपने अपने विषय को रखा। गौरव भाटिया को बारे दीजिए। गौरव भाटिया टाइमिंग बता रही है कि वो कितना ज्यादा पॉलिटिकली सिलेक्टिव है। अब आपने अपने विषय को रख लिया, लगातार बोले आप। गौरव भाटिया जवाब।
टाइम लिमिट को फॉलो करते हुए। गौरव अमीर जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं उन परिवारों को जो 5 जवान शहीद हुए हैं देश के लिए आज, और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। और मैं शुरुआत ही इसी बात से करना चाहूंगा जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। मैं अभी इस शो में आने से पहले देख रहा था कि शायद राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा गांधी की तरफ से जो 5 जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत के लिए एक ट्वीट 2 शब्द जाना तो बहुत दूर की बात है, होगा, लेकिन मिला नहीं। अमीर जी, बड़ा दुख हुआ, पीड़ा इसलिए हुई कि इससे बड़ा बलिदान कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि कश्मीर में चुनाव नहीं है, कश्मीर में अगर जवानों के लिए ट्वीट कर देंगे अमीर जी, तो इनका जो वोट बैंक है ना मुसलमानों का, वो खिसक जाएगा, इसलिए ट्वीट नहीं किया दोनों ने। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। तस्लीम रहमानी जी कुछ दरिंदों की बात कर रहे थे। भारत तो उनको दरिंदा मानता है जो लोग तालिबान के साथ खड़े होते हैं, जो निर्दोष व्यक्तियों को मार रहे हैं, महिलाओं को जो हिजाब नहीं पहनती कटा हुआ तरबूज बता रहे हैं। और आज बड़ी बात क्या है, देखिए अमीर जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा मानव अधिकार मानवों के लिए है। बहुत शुक्रिया, आपने मानसिकता बता दी। आप असद वाले को दरिंदा नहीं मानते। प्लीज बहुत शुक्रिया, अमीर जी, आपने अपनी मानसिकता बता दी कि जिसने असम में लाश के ऊपर जो खड़ा हुआ उसे आप दरिंदा नहीं मानते। अरे 150 वालों को चुप कराइए। 150 वोट आए थे इनके, ये बातें कर रहे हैं ना 3 में ना 13 में। चुप करिए, अभी आपका ट्वीट पढ़ दूंगा, आप नंगे हो जाएंगे अगर ट्वीट पढ़ दिया। ट्वीट ये देखिए, अरे आपकी हैसियत 150 वोट की है। आपके शरीर पे 90 करोड़ रुपए लिए आपने बाहर से। पैदा हुए तो नंगे ही अमीर जी, इनको शांत कराइए, चुप कराइए। ऐसे नंगे लोगों से बात नहीं कर सकते जो तालिबान के समर्थक हो। इनको आप लाते हैं ना तो शर्म आती है इनसे चर्चा करने में। आप तालिबान के समर्थक, नीचे देखिए कपड़े उतरे हुए हैं, नीचे देखिए। आपके पास विषय चुप कराइए इनसे। अमीर जी प्लीज, कुछ नहीं है विषय वो लोग हैं जो 150 वोट की हैसियत नहीं रखते। कभी अफगानिस्तान में घुसते हो, कभी कश्मीर में घुसते हो। अरे यूपी की बात करो। आपके कपड़े जो है, आपकी जो वैचारिक नग्नता है उसको नहीं छुपा पाएंगे। घुस रहे हो, कहाँ घुस रहे हो? 150 वोट, कहाँ घुस रहे हो? 150 वोट मिले अमीर भैया। अच्छा ठीक है, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। एक सेकंड रहमानी साहब, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं गौरव भाटिया आपके पास वापस आऊंगा। शहजाद पूनावाला, मैं गौरव भाटिया आपके पास वापस आऊंगा। गौरव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। शहजाद पूनावाला, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि क्या सिलेक्टिव अप्रोच देश को खंडित कर रही है, और वो देश को खंडित क्यों कर रही है? देखिए अमीश जी, जब मानवाधिकार के नाम पर सिलेक्टिव संवेदना और चयनात्मक चुप्पी होती है तो उसका सीधा असर सांप्रदायिक सौहार्द पर होता है, क्योंकि वो तरीका होता है मानव अधिकारों को उठाने का नहीं बल्कि सांप्रदायिक तनाव और तुष्टीकरण भड़काने का। मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जब दंगे हुए तो रतन लाल, उसके अलावा दिलबर नेगी, अंकित शर्मा, ऐसे कई लोग मारे गए, रिंकू शर्मा, बहुत सारे लोग मारे गए। पर बात केवल क्या उठी कि मुसलमानों को हिंदू ने मारा, और उसका नतीजा क्या हुआ? भारत की छवि को बर्बाद करने के लिए एक पूरा कैंपेन चलाया गया। आप आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान में पिछले 4 दिन से 4 घटनाएं हुई है जिसमें दलित मारे गए हैं, दलित प्रताड़ित हुए हैं। दलित बच्ची का रेप हुआ, दलित महिलाओं की पिटाई हुई, दलित युवक को पीटा गया, मार के मार दिया गया उसको। पर इस पर कोई भी एक भी व्यक्ति जो दलित लाइव्स मैटर चलाता है हैशटैग, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये वही हाथरस लॉबी है जिसने मौन धारण कर लिया। किसानों की बात कीजिए, लखीमपुर में 4 किसान मारे गए, बहुत हमें संवेदना। एक सेकंड, आपको आगे मौका दूंगा। मुझे 30 सेकंड का फर्स्ट चांस देने दीजिए आचार्य प्रमोद कृष्ण को। आचार्य प्रमोद कृष्ण, जवाब सिलेक्टिव अप्रोच है कांग्रेस पार्टी। एक ही सवाल, मैं बिल्कुल आपको आगे मौका दूंगा, आगे शहजाद मौका दूंगा। वेट फॉर योर टाइम। आचार्य जी 30 सेकंड। देखिए अमीश देवगन जी, ये आचार्य जी बोलिए 30 सेकंड। देखिए अमीश देवगन जी, ये जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स और ये जो नज़रिया है, ये जो बातें बीजेपी गौरव भाटिया जी कर रहे हैं,
ये हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन मैं तो हिंदुस्तान की बात करता हूँ। ये कभी कहते हैं मैं मरने वाला जो है वो दलित था और राजस्थान में था, तो वो साहब कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? अरे भाई छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ में मरे, राजस्थान में मरे, कश्मीर में मरे, उत्तर प्रदेश में मरे, हमारा हिंदुस्तानी मरता है। ना मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ या ना मुसलमान की, मैं हिंदुस्तान की बात लेकिन इसमें पॉलिटिक्स क्या है, मैं ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं गौरव भाटिया, शहजाद पूनावाला, तस्लीम रहमानी और आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप 20 सेकंड ही बोल पाए थे, आप अपनी बात को समाप्त करिए। सवाल यह नहीं है कि राजनीति होती है, राजनीति तो करना काम है, लेकिन जब बेशरम राजनीति होती है तब सवाल खड़े होते हैं। आचार्य जी। अमीश देवगन, ये बेशरम राजनीति और शर्मदार राजनीति कौन कर रहा है? देश 7 साल से गौरव भाटिया जी आपकी पार्टी चला रही है। देश की जनता ने आपको बड़ा मैंडेट दिया था। जानते हो क्यों दिया था? गौरव भाटिया इसलिए दिया था कि देश की जनता को रोजगार मिलेगा, इसलिए दिया था कि देश की जनता का सम्मान होगा, इसलिए दिया था कि देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हमारे जवानों को ये जो तिरंगे में लिपट लिपट के तीसरे दिन ये शव आते हैं, ये नहीं आएंगे। हमारे वहाँ कश्मीर में तमाम आईडी देख देख के, आईडी चेक कर करके हिंदुओं की हत्या नहीं होगी, इसलिए दिया था आपको मैंडेट। इसलिए नहीं दिया था कि आप किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा दोगे, इसलिए नहीं दिया था कि आप कश्मीर में हिंदुओं की हत्या होगी और रोज आंसू बहाओगे, इसलिए नहीं दिया था कि हर बात के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराओगे, इसलिए नहीं दिया था कि हर बात पर पानी पी पी के कांग्रेस को कोसोगे, इसलिए नहीं दिया था कि आप हर बात पर विपक्ष से सवाल करोगे। अरे सवाल हमसे क्या करते हो? सवाल पूरा देश गौरव भाटिया आपसे कर रहा है और मैं भी आपसे कर रहा हूं। गौरव भाटिया, आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, आपको कवर्धा दिखता है, आपको हनुमानगढ़ दिखता है, आपको महाराष्ट्र दिखता है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश और लखीमपुर खीरी नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता हाथरस, आपको उन्नाव नहीं दिखता। तो मोतियाबिंद और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? गौरव भाटिया जी, आप मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए ना। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप सरकार में हैं, 7 साल से पूरे देश पे आपकी हुकूमत है। गौरव भाटिया, आप मेरे सवालों का जवाब दें। हमसे क्या सवाल करते हैं? जी जी, आप अमीश देवगन हमसे कहते हैं कि नहीं, सवाल तो सबसे, लेकिन राजस्थान की सरकार भी जब चुन के आई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि वहां पे दलितों की पिटाई होगी। ये भी पॉइंट है। ओके गौरव भाटिया, जवाब एक एक करके, हर बात का जवाब। 1 मिनट आपके पास है गौरव भाटिया। शहजाद भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा वादा है आपको पूरा समय मिलेगा। आप 1 मिनट भी देना चाहें किसी और को दे सकते हैं। बोलिए आप गौरव भाटिया, अपनी बात नहीं है, लेकिन एक आपत्ति दर्ज जरूर करूंगा शुरू में। जी, जब तस्लीम रहमानी बोले थे तो हम बीच में क्या बोले थे? हम जब बोले तो आप 2 मिनट के लिए चाय पीने चले गए। अमीश जी, मैं बोलता रहा, अमीश भैया आइए, बीच में बोल रहे हैं, मुझे अपनी बात रखनी है, आप आए नहीं, आपने वर्सेस दिखा दिया। ऐसे चीखम चिल्ली में कोई चर्चा नहीं हो सकती है। अगर चर्चा करानी है, अच्छे से करानी है, तो समय दीजिए कि हम अपनी बात को रखिए। अभी आपने 25 सेकंड इसी में गवा दिए कि चर्चा कैसे होनी चाहिए, चर्चा कैसे नहीं होनी चाहिए। आपके पास अभी 45 सेकंड बचे, अपनी बात को रख लीजिए। मैं आपको और 1 मिनट दे देता हूँ, अपनी बात को रख लीजिए। भी दे दीजिए, धन्यवाद। हाँ, देखिए किसको मोतियाबिंद हुआ है मैं बताता हूं। ये जगदीश मेघवाल, कृष्ण वाल्मीकि, हरी जाटव, राजस्थान की जनता ने तो अशोक गहलोत को चुना था। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन ये तीनों दलित थे, तीनों को लिंच किया गया और तीनों को राजस्थान में किया गया। क्या आपने देखा था कि राजनीतिक गिद्ध उड़ते उड़ते पहुंचे हो राजस्थान? राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा गांधी या सोनिया गांधी या एक शब्द कहा हो? नहीं कहा। अमीर जी, मोतियाबिंद किसको आप बताइए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जाना तो आपको चाहिए था ना 2018 आपकी पार्टी को। हनुमानगढ़ में राहुल गांधी थोड़ी जाएंगे, सतीश पुनिया। हनुमानगढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा थोड़ी जाएंगी। हनुमानगढ़ में आपको जाना चाहिए। अशोक गहलोत कह रहे हैं आई विल इनवाइटेड, दे शुड कम, व्हाई स्टॉप देम? I will tell you. Yeah, please. They should come because they have to ensure justice. And सतीश पुनिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद FIR हुई।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमने मुद्दा उठाया, उसके बाद गिरफ्तारी करी गई, उससे पहले नहीं। ये तथ्य है अमीर जी, आप जान लीजिए। अब सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने कि सेलेक्टिव जो है आउटरीच होता है। रकबर खान और खेताराम, दो लोगों की लिंचिंग हुई, एक ही तारीख को हुई। आपको मालूम है रकबर खान के लिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देख लीजिएगा। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, खेताराम के लिए नहीं करी। जुडिशियल इंक्वायरी बैठी रकबर खान के लिए, लेकिन खेताराम के लिए नहीं। मुआवजा दिया गया रकबर खान के परिवार को, खेताराम के परिवार को नहीं। और सुनिए, अंत कर रहा हूं 5 सेकंड। खेताराम की सिर्फ गुनाह यह था कि उसने एक मुस्लिम बच्ची से प्यार किया था, जबकि रकबर खान स्मगलिंग कर रहा था गाय की। उसके बावजूद रकबर खान के साथ खड़ा रहा खेताराम के साथ। जी शहजाद पूनावाला, आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन पहले आचार्य जी, आपको बिंद्रू साहब का मानवाधिकार क्यों नहीं दिखता? मेरा सवाल ये है। आपको दीपक चंद का मानवाधिकार क्यों नहीं दिखता? आपको वीरेंद्र पासवान का मानवाधिकार क्यों नहीं दिखता? पूरा भाषण आचार्य प्रमोद किशन, नहीं, मैं आपको मौका दूंगा शहजाद, आपको मौका दे रहा हूं मैं। नहीं अमीश जी, ये कैसा अन्याय है? आप फिर मुझे मत बिठाइए अमीश जी। नहीं, बिल्कुल आपको बिठा रहे हैं, और आपको अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाएगा। सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप नहीं, बिल्कुल आप अपना सवाल रखिएगा। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। पहले मैं आचार्य जी से सवाल पूछ लूं। आचार्य जी, 20 सेकंड में जवाब इस बात का। हाँ, देखिए, गौरव भाटिया जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि राजस्थान में दलितों पर अत्याचार। नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, आपको बिंद्रू का मानवाधिकार क्यों नहीं दिखता? नहीं जाता। आपको जो कश्मीर में पासवान लड़का जिसको मार दिया गया, उसका मानवाधिकार क्यों नहीं दिखता? एक तो आज मैं बड़ा प्रसन्न भी हूं और हैरान भी हूं कि गौरव भाटिया को बड़ी पीड़ा हो रही है आपकी एंकरिंग से। जब आप हमें टोकते थे तो गौरव भाटिया को बड़ा अच्छा लगता था, आज आपने गौरव भाटिया जी को टोका तो आज उनको बड़ा दर्द हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, एंकर की निष्पक्षता इसी में जाहिर है कि वो सारी पार्टियों को बराबर मौका दे और सबकी बात को सुने। अब मैं सवाल का जवाब देता हूं। अमीश जी, जब हाथरस कांड होता तो प्रियंका जी जाती है, राहुल गांधी जाते हैं। जब उन्नाव कांड होता, सोनभद्र होता, तो प्रियंका गांधी दिल्ली से चल के प्रोटेस्ट करती हैं। और जब लखीमपुर खीरी होता तब भी प्रियंका गांधी सड़क पे नजर आती हैं और बिना किसी जुर्म के 3 दिन हिरासत काटती हैं। मैं पूछना चाहता हूं गौरव भाटिया से, अरे भाई, आप हनुमानगढ़ चले जाते, आप राजस्थान चले जाते, कवर्धा चले जाते, आपके पैरों में मेहंदी लगी थी क्या? आपको जाने से रोका है क्या? खूब प्रोटेस्ट करो ना हमारी सरकार के खिलाफ, क्यों नहीं करते? ठीक है, जवाब अरे अमित शाह जी जाते, आप जाते, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपको जाने से रोका है? विपक्ष का काम है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। आप भी करो, हम भी कर रहे हैं। शहजाद, आपकी बात भी पहले पूरी हो पाई थी अच्छे से, आप अपनी बात को रखिए। आप गिद्ध बताएंगे तो मुझे इस पर आपत्ति है। मुझे गौरव भाटिया जी के एक शब्द पे आपत्ति है। मुझे उम्मीद है, गिद्ध बताया। बिल्कुल उम्मीद है कि मुझे टोका नहीं जाएगा, सम्मान किया जाता है। ठीक है, देखिए अमीश जी, शुरू हो गया फिर से। शहजाद बोलिए। आप ये तरीका गलत है। मैं फिर से दर्ज करवा रहा हूं कि मैं 35 मिनट से बैठा हूं और मुझे 35 सेकंड भी नहीं मिला है। मैं अपनी बात नहीं, आप 1.5 मिनट बोले हैं, आप 1.5 मिनट बोले हैं पहले। व्यक्ति कह रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए अभी। हाँ, नहीं, ठीक है हमीश जी, ठीक है, वो गिन लेना। मेरे समर्थक जो है वो आपको बता देंगे कितना समय मैं बोला। एनीवेज, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं अमीश जी कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान मानते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं मानते हैं। तो मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहता हूं कि इस डिबेट की शुरुआती टिप्पणी में तस्लीम रहमानी ने शुभम मिश्रा, हरिओम मिश्रा को यह आरोप लगाकर तोहमत लगा दी कि उन्होंने गाड़ियों से रौंद दिया, जबकि ऐसा कोई भी तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। पंडित समाज को अपमानित करने वाला इतना बड़ा बयान दिया गया और यहां पर तथाकथित पंडितों के बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हैं, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद तो कह दिया, पर खैर एक बार वो जम्मू कश्मीर में हो रहे जो आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद बोलने की हिम्मत है कांग्रेस पार्टी की कि वो जो कश्मीर में सिखों को, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है वो इस्लामिक आतंकवाद है। चलिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना नाराए तकबीर लगाने वाले लोग, आज मैं उनको चुनौती देता हूं कि अधिकृत रूप से वो रणदीप सुरजेवाला से बुलवाए। क्योंकि देखिए, ऐसे तो कई लोग आएंगे जाएंगे डिबेट में, उनकी तो कोई अहमियत नहीं है। रणदीप सुरजेवाला, चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे क्या ये बोलेंगे कि हिंदू आतंकवाद था तो उसके तरह ही इस्लामिक आतंकवाद भी है, अन्यथा
देखा ये चयनात्मक आरोप लगाना और पंडित समाज को जिस तरीके से गाली दी गई है कि उन्होंने गाड़ियों से रौंदा, शुभम मिश्रा के ऊपर यह आरोप लगाया गया है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ऐसा कोई तथ्य आरोप लगाने के लिए नहीं है, इनको वहां के पंडितों की अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। तस्लीम नवानी, जवाब 40 सेकंड में जवाब शहजाद पूनावाला को। देखिए, मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं था। मैंने तो कहा था कि रौंदने वालों के समर्थक, सुन लीजिए दोबारा, रौंदने वालों के समर्थक। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी की जाति बताई, ना किसी का धर्म बताया, कुछ नहीं। सेलेक्टिविटी ये है जो ये बयान की। और देखिए, आज आपका प्रोग्राम सारी दुनिया देख रही है, देखती है, आज भी देख रही है, पहले भी देखा है। आज फिर एक बार उस सिलेक्टिविटी का इजहार इसी प्रोग्राम में हो रहा है कि खुद पॉलिटिकल सिलेक्टिविटी रूलिंग पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो यहां कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी आइडियोलॉजी के उस समर्थक को जो एक लाश के ऊपर कूद रहा था कैमरा छोड़ के, सहाफी के भेष में वहां मौजूद था, उसको दरिंदा मानने से इनकार कर दिया, जबकि सारी दुनिया उसे दरिंदा मान रही है। ठीक है, शहजाद जवाब। शहजाद पूनावाला 40 सेकंड में जवाब। शहजाद पूनावाला बराबर से मौजूद है। और आप इस्लामिक एक सेकेंड, अब मेरा नाम लिया गया है। मेरा केवल इतना कहना है कि जिन लोगों ने, यहां पर दो पैनलिस्ट ऐसे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द कई बार इस्तेमाल किया है, मैं आज उनसे कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के बारे में इन्होंने बहुत चिंता जाहिर की है दोनों ने, तो उन दोनों महानुभावों से कहूंगा कि क्या उसको इस्लामिक आतंकवाद कहेंगे? कहने की हिम्मत है? जवाब इस्लामिक आतंकवाद है, बोल दीजिए। कश्मीर में सिख और हिंदू मारे गए, उनके मानवाधिकार बोल दीजिए। जवाब सुन लीजिए, अगर आपको लगता है तो जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए जी। हिंदुत्व आतंकवाद इस मुल्क में मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदू नहीं, हिंदुत्व आतंकवाद, और इस्लामिक नहीं, मुस्लिम आतंकवाद इस दुनिया में मौजूद है। मैंने कभी इनकार नहीं किया इस बात से। आप ही के प्रोग्राम में आज से कई साल पहले आप ही के सामने अमीश देवगन मैंने कहा था कि आतंकवाद धार्मिक ही होता है। कई साल पहले कहा था, आज की बात नहीं है। और उसमें मैंने कहा था मुस्लिम आतंकवाद मौजूद है। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कहती फिर? जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, तो आज तक क्या रणदीप सुरजेवाला ने भगवा आतंकवाद की तरह कहा है? मुस्लिम देखिए ये तो आपने सबको एक ही चोला पहना दिया। बुद्धिस्ट आतंकवाद भी है, हिंदू आतंकवाद भी है। अब आप कह रहे हैं कि देखिए, मैं तो मुस्लिम आतंकवाद का भी नाम ले रहा हूं, बोलने के लिए नहीं है। हिंदुत्व आतंकवाद देखिए आप मुझे बताइए ना। हिंदू नहीं, हिंदुत्व अलग चीज है। आतंकवाद वैसे कहा जाता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आरोपी का धर्म बन जाता है। लिंचिंग का धर्म नहीं होता, लेकिन लिंचिंग जिस व्यक्ति के उसका धर्म बन जाता है। लेकिन मिश्रा जी की लिंचिंग हो जाए तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा इस देश के अंदर। क्यों जी पूछा जाएगा? राजस्थान में अगर दलित पीट के मार दिया जाए तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्यों जी? सवाल पूछना चाहिए ना। क्या वो जो मिश्रा जी की लिंचिंग हुई वो इंसान नहीं थे क्या? क्या राजस्थान में जिस दलित की हत्या हुई क्या वो इंसान नहीं था क्या? और तो इस देश के अंदर मुआवजे भी इसी को देख के दिए जाते हैं। अरे जी, जीता जागता एग्जाम्पल है लखीमपुरी खीरी। वहां पर एक जात के घर पे तो कोई नेता घुसा ही नहीं, क्योंकि वो वोट बैंक रही है। ये बात सत्य है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, इसका जवाब दीजिए। क्या प्रियंका गांधी मिश्रा के घर गई? जवाब दीजिए इस बात का। देखिए अमीश देवगन, एक तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस्लाम के नाम पर अल्लाह अकबर का नारा लगा, मैं सवाल पूछा हूं, प्रियंका जी क्या मिश्रा जी के घर गई थी जिसकी लिंचिंग हुई उधर? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे। अमीश देवगन, आप बीच में बोलने का अधिकार रखते हो, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरा सवाल ये है, आदमी जवाब देता है। मेरा इस्लामिक आतंकवाद पे सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या सिलेक्टिविज्म यही है कि जहां वोट मिलता है वहीं जाया जाएगा? मिश्रा जी से वोट नहीं मिलना तो नहीं जाना हमने। अरे भाई नहीं अमीश देवगन, मुझे बोलने दो ना। कितने सेकंड मुझे दे रहे हो उतने दे दो, मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा। मैं बात शुरू करता हूँ, आप बीच में बोलते हो। बोलिए सर, मैं कह रहा हूँ अल्लाह अकबर का नारा लगा करके किसी की जान लेने वाले को मैं मुसलमान नहीं मानता। और जब मैं उसे मुसलमान नहीं मानता तो मैं क्यों कहूँ वो आतंकवादी है? मैं तो कहता हूँ वो हैवान है, शैतान है, जो किसी की हत्या करता है। जो इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी की हत्या करने की इजाजत कैसे दे सकता है? और जो भगवान श्री राम का नाम लेकर के हत्या करते, मैं उन्हें हिंदू नहीं मानता।
मैं तो कहता हूं कि हिंदू या मुसलमान जो हैं अपने अपने धर्म, अपने अपनी अकीदों पर, अपने अपनी आस्था पर कायम रहें, लेकिन धर्म का नाम लेके जो हत्या करता है, ये बताइए मुझे, ये बड़ा आसान है। देखिए वही बात तस्लीम रहमानी ने करी, वही बात आपने कर दी, कंपैरिजन कर दिया आपने। मुझे बताइए प्रभु श्री राम का नाम लेकर किसने कहां गोली चला दी? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना, प्रभु श्री राम का नाम लेकर किसने गोली चला दी? जय श्री राम और ठाए कर दिया हो किसी ने? बताइए मुझे। ये हम इसको न्यूट्रल बनाने के चक्कर में, इसको निष्पक्ष बनाने के चक्कर में हम ये बात का कंपैरिजन कर देते हैं कि श्री राम का कहने वाला भी गलत है, अल्लाह अकबर का कहने वाला भी गलत है। इसके एग्जाम्पल आपको सौयों मिलेंगे कि अल्लाह अकबर कहते हुए गोली चला दी गई, जय श्री राम बोलते हुए किसने बंदूक चलाई, किसने गोली चलाई, जय श्री राम बोलते हुए किसने 9/11 कर दिया? बताइए ना मुझे आप। हम कंपैरिजन ऐसा करते थे। के अंदर जो सतिंदर कौर को मारा गया उसकी आईडी देख करके ये गलत है, ये गुनाह है, ये पाप है, ये इस्लाम के नाम पे नहीं, मुझे आपने बोला कश्मीर के अंदर जो सिखों की हत्या हो रही है, कश्मीर के अंदर हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। भारत के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? पर फिर भी इस्लामिक आतंकवाद बोलने की हिम्मत नहीं है। हिंदू आतंकवाद का शब्द किसने इस्तेमाल किया? चिदम्बरम ने, सुशील कुमार शिंदे ने। पर आज ये आतंकवाद नहीं हो सकता, ये मुसलमान नहीं हो सकता। अरे बोलिए इस्लामिक आतंकवाद है, और यही है दोहरा मापदंड, यही है सिलेक्टिव, यही है चयनात्मक चुप्पी, यही है जो मानव अधिकार को जगह पर वोट बैंक का फायदा हो रहा है उसमें तोड़कर देखती है। ये अभी कह रहे थे दूसरा कोई मेरे ऊपर ना बोले, ये खुद बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहा है, इनको कुछ। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया को लेके आइए चर्चा में। तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया, पॉइंट ये है कि सिलेक्टिविज्म अगर हो रहा है गौरव भाटिया, तो इसके विक्टिम भी देश ही बन रहा है, लेकिन देश में शासन आपका है, जिम्मेदारी आपकी बहुत सारी बनती है। अगर नैरेटिव अपना ऑपोजिशन बिल्ड कर जाता है, सेलेक्टिविज्म ऑपोजिशन बिल्ड कर रहा है और उस चीज को इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो ये कमजोरी आपकी है। यही सवाल मैंने पूछा मंत्री जी से भी, जवाब दीजिए इस बात का। अमीर जी, पता नहीं किसकी कमजोरी है किसकी नहीं है। 150 वोट जिस प्रवक्ता को नहीं मिलते हैं उसको समय दिया जाता है। 303 सीटों वाला प्रवक्ता पार्टी का बैठा रहता है। चुप रहिए, अब आप बीच में मत बोलिए। नहीं, सवाल तो मेरा पूछूंगा ना गौरव जी, बोलिए। मेरे को तो बीच में बोलना पड़ेगा, सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा ना। आपको भी समय मिल रहा है गौरव जी, मैं उत्तर दूंगा, वाकई समय मिल रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर लग रहा है ऐसा। बोलिए आप अपनी बात। आप शांत रहिए तो मैं शांत ही हूँ, आप बात को रखिए। सुनिए, आप अपनी पार्टी की कमजोरी को छुपाने के लिए मेरे पे क्यों तोहमत लगा रहे हैं आप? बोलिए अपनी बात। कोई पार्टी की कमजोरी नहीं है। आपको संविधान का ज्ञान देता हूं। आज दलितों की बात कर रही है, दलितों, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं। महिलाओं पे सबसे ज्यादा क्राइम कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। 5,997 रेप हुए 2019 में। लॉ एंड ऑर्डर जो है राजस्थान के अशोक गहलोत संभालेंगे। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरी बात, सबसे बड़े नरसंहार कौन से हुए? 1984 के दंगे, 3,500 सिख मार दिए गए। आप पूछिए 30 साल तक क्या ये लोग उनको न्याय दिलवा पाए थे? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। न्याय किसने दिलवाया? नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीरी पंडित भागे। क्या आपने सुना सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कभी बात करी? कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। भारतीय जनता पार्टी, कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। बदला क्या 1990 से अभी तक? बदला क्या, मुझे बताइए ना। कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। अब किसकी सरकार है? क्या वहां पे राहुल गांधी की सरकार है? सरकार तो आपकी है। अभी भी कश्मीरी पंडितों को उधर मारा गया। क्या बदला? मैं बताता हूं। हाँ बताइए ना, क्या बदला? अभी भी चिन्हित करके मारा गया, सिखों को मारा गया। बताता हूं, 3 बात बताता हूं, सुनिए, 3 बात बताता हूं। वहां पर अभी भी कश्मीरी पंडित जो बचे थे वो बेघर हो रहे हैं। सुनिए, बात सुनेंगे तो बता दूंगा। हाँ बोलिए, सुनाइए ना आप बात। पहली बात, 1952 के बाद कश्मीर के सेक्रेटेरिएट पे तिरंगा लहराया पहली बार। दूसरी बात, पिछले साल 225 आतंकवादी ढेर किए वीर सेना ने। तीसरी बात, आप बताइए, जो कानून लागू नहीं होते थे कश्मीर में लागू होने लगे और कश्मीरी पंडितों का वहां पे पुनर्स्थापित करने की प्रोसेस चालू की गई। क्या ये अपने आप में नहीं दिखाता ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। कश्मीर बदल रहा है? बिल्कुल दिखाता। आचार्य प्रमोद कृष्ण जवाब, आचार्य प्रमोद कृष्ण जवाब, 40 सेकंड आचार्य प्रमोद। हाँ देखिए अमीश देवगन जी, एक तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं
कि हिंदू धर्म क्षमा सिखाता है, दया सिखाता है, करुणा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सद्भावना सिखाता है। और मैं गर्व से कहता हूं कि परमात्मा की कृपा से मुझे हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जो हिंदू आतंकवाद का समर्थन करता, हत्या का समर्थन करता, लिंचिंग का समर्थन करता, मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं। लेकिन हिंदू धर्म सुदर्शन चक्र भी सिखाता है, हिंदुओं की हिंदू धर्म इसका दानवों जिम्मेदारी का कौन है? नाश भी सिखाता है। प्रभु राम ने रावण को जाके इसीलिए मारा था क्योंकि वो दानव था। बात सुनिए, हिंदू धर्म सुदर्शन चक्र भी चलाना सिखाता है। हिंदू धर्म हनुमान जी की तरह चलाना भी सिखाता है। बोलिए ना, बोलिए आप आचार्य जी। अमीश देवगन, मैं सवाल जब गौरव भाटिया से करता हूं तो बीच में आप क्यों आते हो? मैं गौरव भाटिया से पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है? कश्मीर में हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है? कश्मीर का आतंकवाद कब तक खत्म होगा? आपने 370 हटाया तो बोला कि कश्मीर का आतंकवाद खत्म होगा। आपने नोटबंदी की तो बोला कि कश्मीर का आतंकवाद खत्म होगा। आप जो काम करते हैं बोलते हैं कश्मीर का आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा? यही तो हमारी पार्टी से कुछ हुआ नहीं हुआ। 7 साल से देश आपके। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया 40 सेकंड जवाब, गौरव भाटिया 30 से 40 सेकंड में जवाब दीजिए। हिंदुओं की हत्या गौरव भाटिया बोलो, मैं बता रहा हूं कब तक गौरव जी बोलिए। क्यों नहीं इस हत्याकांड को रोकते? क्यों नहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी रोकते? गौरव भाटिया जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपने सवाल जवाब दीजिएगा। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, कब खत्म होगा? हिंदुओं की हत्या वहां क्यों हो रही है? कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों हो रही है? जवानों की शहादत क्यों हो रही है? आचार्य जी, आपने बोला अपनी बात को ना, बोलिए गौरव। आप वरिष्ठ वकील हैं, बताइए ना। आप प्रवक्ता हैं, बताइए ना। आप सरकार है, बताइए ना। अच्छा सुनिए ना, आप सुनिए, जवाब तो सुनिए। सुनते ही नहीं है। असंभव को जो संभव कर देता है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप कहते थे ना अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा दिया। आपने कहा कब खत्म होगा आतंकवाद? आतंकवाद में कमी आई है और कांग्रेस के खत्म होने से पहले आपको दिखा के खत्म करेंगे कि कैसे आतंकवाद खत्म हुआ और उसके बाद कांग्रेस खत्म हुई। आप ये बताइए कि मक्खनलाल बिंद्रू और सुपिंदर कौर ये लोग आतंकवादियों द्वारा मारे गए। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक बार भी कोई टिप्पणी करी इस पे? मिलने गए, हमारे लीडर्स गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां गए आंसू पोंछने। आपके गए नहीं गए क्योंकि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। वीरेंद्र पासवान भी। शहजाद पूनावाला 15 सेकंड, शहजाद पूनावाला 15 सेकंड। देखिए, जो आतंकवाद के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे, जिनके शासनकाल में हजारों लोग मारे गए, उनके नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा ये आतंकवादी कुछ कहना चाहते हैं, इनके साथ तो बातचीत होनी चाहिए। जब हमारे सेना के शहीद उनको मारने में अपनी जान गंवा रहे थे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आतंकवादियों से बातचीत शुरू कीजिए। चलिए, आज मैं बोलता हूं, मैं आपकी तमाम बातें मानता हूं। सैफुद्दीन सोज को अभी बर्खास्त कीजिए। शुक्रिया। समय इतना ही है, लेकिन गौरव भाटिया को समय को लेकर बहुत आपत्ति थी, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि केंद्रीय मंत्री भी उन्हीं की पार्टी से आते हैं, उन्हीं की पार्टी का वक्तव्य रख रहे थे। उनको भी 9 मिनट से ज्यादा इस कार्यक्रम में दिए गए, वो भी उसी का हिस्सा था। इसलिए टाइम को जो काउंट करते हैं, टाइम लिमिट को जो पालने में जिसे कहते हैं ना, एक बैलेंस के साथ देखते हैं, उनको ये बात भी सोचनी चाहिए। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है, सिलेक्टिविज्म इस देश के लिए घातक है, घातक है, घातक है। नमस्कार, शुभ रात्रि।